मैंने आपको पहले बताया कि पूरे भारत में भी लागू की जा सकती है और लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, और किसी क्षेत्र विशेष में या राज्य विशेष में भी लागू किया जा सकता है। तो उस राज्य विशेष के प्रभावों को संबंधित राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों तक विस्तारित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात कि पहले तो ये देख लें आप, विधायी शक्तियां राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाते हैं। ठीक है, राज्य सरकार बनाती है कहने का मतलब। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे? 6 माह तक। और वो 6 माह कौन से होंगे? आपातकाल की समाप्ति से लेकर अगले 6 माह। जिस दिन आपातकाल समाप्त होगा वहां से अगले 6 महीने तक ये जो राज्य सूची के विषय पर केंद्र के द्वारा या संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू रखा जाएगा। दूसरी है कार्यकारी शक्तियां। अब कार्यकारी शक्तियों से मतलब क्या हो गया? वहां पर प्रशासन किस तरह से कार्य करेगा। तो वहां पर प्रशासन को कार्य करने की शक्तियां वैसे तो किसके हाथ में है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कार्यकारी शक्तियां कहाँ जाती हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के हाथों में, और राज्य सरकार को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात ध्यान से समझें, क्योंकि आगे बात ये आने वाले, जो बातें मैंने आपको लिखाई हैं वो बातें आगे जब राज्य आपातकाल आएगा या संवैधानिक आपातकाल आएगा, राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं, वो जब आएगा तो वहाँ पर ये व्यवस्था होगी कि वहाँ पर राज्य सरकार को निलंबित भी किया जा सकेगा, क्योंकि वहाँ राज्यों के प्रशासन पर संकट उत्पन्न होगा। यदि राज्य के प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चल पाएंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य की मंत्रिपरिषद को क्या कर दिया जाएगा? विघटित किया जा सकेगा। ठीक है ना, आगे देखिए आप। तो इस प्रकार से हमें पहले ही ध्यान रखना है इन चीज़ों को। दो हो गए, टोटल 4 हो गए। अगला देखते हैं 5वां, वित्तीय प्रभाव। राज्य केंद्र राज्य के संबंधों में 3 प्रकार के संबंध है। विधायी संबंध है, कार्यकारी संबंध है और वित्तीय संबंध है। तो 2 पर तो प्रभाव हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण दोनों विषयों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको देखा। अब तीसरा जो प्रभाव है उसको देखते हैं। फाइनेंशियल इफेक्ट। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वित्तीय संबंधों पर पड़ने वाला जो फर्क है उसको संशोधित किया जा सकता है। के दौरान केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व
व करों के मध्य वितरण को संशोधित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति की शक्ति हो गई राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो करों के अंतर्गत जो अनुपात बनाया गया, केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला धन वित्त आयोग डिसाइड करता है ना। हमने पहले बात की है, वित्त आयोग को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? केंद्र राज्य द्वारा राज्य को दिया जाने वाला जो धन है या अंश है या कर है, या तो कम किया जा सकता है ठीक है, या समाप्त किया जा सकता है, या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कब तक रहेगा? यह व्यवस्था या यह विभाजन आपातकाल की समाप्ति होने पर, सबसे पहली बात तो आपातकाल समाप्त हो गया होने पर भी उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगा। ये ध्यान रखने, होने पर भी उस वित्तीय वर्ष तक। अभी हमने बात की ऊपर विधायक कार्यकारी जो विधायी जो थे उनका प्रभाव, यानी राज्य सूची पर जो कानून बनाए गए उनका प्रभाव तो कब तक रहा? 6 महीने तक। लेकिन यहाँ जो वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं या जो डिवाइडेशन को कम या समाप्त किया जा रहा है वो कब तक रहेगा? उस वर्ष या उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहेंगे, उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहेंगे। ठीक है, ये इसकी सबसे चौखी बात है। आप ये ध्यान रखें कि इसकी समय सीमा, क्योंकि आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष तक चलता है हमारा एक वित्त वर्ष होता है जो पूरे साल तक काम करता है, तो उसकी नीति का प्रभाव आने वाले समय तक रहता है। आगे देखें, राष्ट्रपति इस प्रकार के आदेशों को संसद में प्रस्तुत करता है, या मतलब पटल पर रखता है, जानकारी में लाता है, यानी संसद को इसकी सूचना दिया जाना आवश्यक है। एक तो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये कब तक लागू रहा, क्योंकि कई लोग पढ़ते हैं 6 महीने तक लागू रहते हैं, लेकिन वित्तीय जो प्रभाव हैं, जब हम वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे तब भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान जो भी प्रतिबंध किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, वे कब तक रहते हैं? उस वर्ष के वित्तीय कार्यकाल तक या वित्तीय वर्ष तक वो लागू रहते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो लिख लें, ध्यान कर लें। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता का क्या किया गया? दुरुपयोग किया गया। इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया। क्या किया गया? दुरुपयोग किया गया। इसकी जांच करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। ये पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रखें। इसकी जांच हेतु शाह आयोग यानी इसकी वैधानिकता की जांच कर रहा था ये कि वो जो आयोग आपातकाल लगाया गया वो उचित था या अनुचित था। तो शाह आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कई सुझाव दिए गए थे। कई सुझाव दिए गए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई जगह, इसलिए आप इसको ध्यान कर लें। शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था या कब किया गया था? क्योंकि 1975 में लगा था, वो 1977 तक चला था वो आपातकाल। 25 जून 1975 को लगाया था इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए या अपनी सीट को बचाए रखने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान रखें आप। मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी हैं। शॉर्ट में हमने प्रभावों की चर्चा कर ली, वो भी कौन से? 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 356 आएगा राष्ट्रपति का शासन या राज्य या आपातकाल। आगे चलते हैं हम। ये जो मैं आपको बता रहा था वो अनुच्छेद 353 में है कि राष्ट्रीय अनुच्छेद लिख लें उसका। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव अनुच्छेद 353 में वर्णित है। ये भी ध्यान कर लें आप। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हमें अनुच्छेद के सहित पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रूप से हमको ध्यान रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है अनुच्छेद 356। अब जैसे कि हम चर्चा करने वाले हैं दूसरा अनुच्छेद जो हमारा है या दूसरा प्रकार का जो आपातकाल है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से आपातकाल एक बड़ा विस्तृत विषय है, उस विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का तो हमने अभी एक प्रोसीजर पढ़ा और उससे राष्ट्र को बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उन व्यवस्थाओं का हमने अध्ययन किया।
अब उसके बाद हमारे सामने समस्याएं आती हैं कि कई बार राज्यों में भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जिन परिस्थितियों में कई बार संविधान के अनुसार प्रशासन को चलाया जाना या संवैधानिक स्तर को बनाए रखना थोड़ा सा कठिन या असंभव सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार वहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण राष्ट्रपति को अपने हाथों में लेना पड़ता है, या वहाँ की जो सरकार है उसको उसके कार्य आदेशों के अंतर्गत स्थगित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वे लोग ही वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की स्थापना करने में सहयोगी के रूप में राज्यपाल का सहयोग करते हैं, राष्ट्रपति का सहयोग करते हैं। अगर वे किसी प्रकार की अव्यवस्था में इन्वॉल्व होते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें हटाया जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं, निर्मित होती हैं, तो उन परिस्थितियों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दे रखी। हमने पहले ही बात की, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। देखें दूसरा जो आपातकाल है वो देखें, सबसे प्रचलित नाम है जो अब मैं लिख रहा हूँ वो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 की बजाय 356। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि राज्य के प्रशासन को संवैधानिक आधारों पर चलाया जाना आवश्यक है, किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जहां ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाता है। कहने का मतलब आधार जो हम बात करें वो दो आधार हैं, उन आधारों की हम बात कर लेते हैं। के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार है यदि राज्य के प्रशासन को या राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, यदि राज्य में
संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, क्या हो जाने पर? विफल हो जाने पर यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र के या संविधान के अनुसार सरकार चलाया जाना संभव नहीं है, ठीक है, अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब कौन करेगा ये देखें आप, तो राज्यपाल की रिपोर्ट, तो राज्यपाल रिपोर्ट या अन्य किसी माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर यह लागू किया जा सकता है। कौन कर रहा है? राज्यपाल का रोल है ही, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा होता है वहाँ पर। यह संविधान में व्यवस्था है कि राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात देखें आप, ये तो हो गया एक आधार, कितने आधार हैं टोटल? 2, तो 2 में से फर्स्ट। सेकंड देखें आप, सेकंड कहता है कि अनुच्छेद 365 यदि केंद्र सरकार को यह लगता है, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की जा रही, या राज्य सरकार उनकी पालना में सक्षम नहीं है, राज्य सरकार उनकी पालना करवाने में सक्षम नहीं है, अर्थात संविधान विफल हो रहा है, संविधान पालना विफल हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? घोषणा कर देगा। तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य का
प्रशासन संभाल सकता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें दो फटाफट से ध्यान कर लें। दोनों जगह यही बात है कि संविधान अगर विफल हो रहा है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है या संविधान की पालना सुनिश्चित नहीं की जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा, या फिर संवैधानिक जो तंत्र है वो वहाँ पर विफल हो गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर राज्य सरकार इन्वॉल्व है दोनों जगह। अगर यहाँ पर राज्य सरकार नहीं कर रही है पालन, या राज्य सरकार की तरफ से ही इस प्रकार के संवैधानिक संकट को खड़ा किया जा रहा है, तो भी वहाँ पर राष्ट्रपति अपने हाथ में उस राज्य का प्रशासन ले सकता है। वहीं दूसरी ओर की राज्य सरकार को जो केंद्र से निर्देश मिल रहे हैं या उन निर्देशों की पालना भी आवश्यक है राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, इसके बावजूद भी वहाँ की राज्य सरकार या तो स्वयं अपनी इच्छा से, वहाँ तो संकट खुद खड़ा कर रही है, यहाँ पर स्वयं अपनी इच्छा से उसका पालन नहीं कर रही है, अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर वो पालन तो करना चाहती है, करवाना चाहती है, लेकिन वहाँ उसकी पालना संभव नहीं हो पाती, या वहाँ पर इस बात का विरोध होता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ से उस केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करवाया जा पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार राष्ट्रपति राज्य सरकार पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, उसको विघटित कर देगा, या मुख्यमंत्री, या आगे बात करेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, आगे चले। राज्य के प्रशासन को संवैधानिक आधार पर संचालित किया जाना, ये सभी, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। तो एक ये संघ है, तो सीधी सी बात है कि राज्यों को भी स्वायत्ता दी गई है हमारे यहाँ, लेकिन उस स्वायत्ता को किसके अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, संविधान के अंतर्गत। यानी राज्य स्वतंत्र होते हुए भी उन पर किसका नियंत्रण है, संविधान का। यहाँ पर राज्य ही नहीं, केंद्र सरकारों पर भी इस प्रकार का नियंत्रण रहता है, या राज्य सरकारों पर भी किसका नियंत्रण है, संविधान का। लेकिन जहाँ पर ऐसा किया जाना संभव नहीं हो, यानी संविधान के अनुसार प्रशासन को चलाया जाना आसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति कब कब बन रही है, दो प्रकार से बन रही है। एक तो कब, जब वहाँ का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल हो गया हो, या संवैधानिक तंत्र की विफलता में राज्य ने अपना योगदान दिया हो, यानी राज्य खुद ऐसा कर रहा हो, या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों, जैसे दंगा हो गया हो, या किसी प्रकार का गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो राज्य में अकेले में। ठीक है, या किसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं वे काम नहीं कर रही या करना नहीं चाह रही, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। या और उसकी रिपोर्ट कौन देगा, किस माध्यम से पता लगेगा, यहाँ ये राज्यपाल रिपोर्ट देंगे, या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति ऐसी सूचना प्राप्त करेगा। वहीं दूसरी ओर हम बात करें 365 में, अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार जो निर्देश देगी, अगर उन निर्देशों की पालना राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, पहली तो बात कि खुद नहीं करना चाह रही है, यानी राज्य सरकार की इच्छा उन आदेशों की पालना करने की नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं अभी कृषि कानून आया हुआ है, तो कुछ राज्य कह रहे हैं हम अपने यहाँ इसको लागू नहीं करेंगे। नई कृषि नीति आई है तो वो कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश दे रही है, उस निर्देश को अगर राज्य सरकार पालन नहीं कर पा रही है या पालन करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या तो खुद नहीं कर पा रही है या फिर करना चाह रही है लेकिन वहाँ पर परिस्थितियों या किसी अन्य कारण से वो सक्षम नहीं है या उसे कर नहीं पा रही है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि राज्य करना चाहे लेकिन वहाँ पर विरोध हो रहा हो उस बात का, या वे लोग उसमें आस्था नहीं रखते हों, या उनको लगता हो कि वे राज्य के हितों के अनुसार वो कानून नहीं है या वो निर्देश नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यानी संविधान पालना की जो विफल हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चला पा रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, संविधान तंत्र विफल हो रहा है, यानी संविधान के अनुसार प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ का प्रशासन क्या कर सकता है, संभाल सकता है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत।
देखिए इसको आप अपने दिमाग में उतारिए। आगे चलते हैं अब। इसका प्रभाव या प्रभावशीलता या अनुमोदन, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। देखें इसमें पहले वाले से मिलता जुलता ही है। घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक है। लेकिन यदि लोकसभा विघटित हो जाए, स्वीकृति देने से पहले ही, समझ लीजिए आसान है उसकी तरह ही है, देने से पूर्व ही, स्वीकृति देने से पहले ही अगर विघटित हो जाए तो क्या होगा कि नई लोकसभा के गठन, नई लोकसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति देना आवश्यक होगा, बशर्ते राज्यसभा ने पूर्व स्वीकृति दे दी हो। राज्यसभा ने पूर्व स्वीकृति दे दी हो। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके बात। दूसरी बात, दोनों सदनों से, या हम कहते हैं संसद से स्वीकृति मिलने के उपरांत छह माह के लिए लागू रहेगा। अब इस पे ध्यान रखें, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1 माह कर दिया गया, 1 वर्ष के लिए लागू रखा गया था। बयालीसवें संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या नहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा विभिन्न जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों में सबसे ज़्यादा बदलाव लाया गया संविधान संशोधन 42वें के द्वारा, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। चले देखें आगे। 42वें संविधान संशोधन के लिए क्या किया गया था कि 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया था, 1 वर्ष, यानी एक बार में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि दोनों सदनों की स्वीकृति या संसद की इसको क्या मिल गई हो, स्वीकृति मिल गई हो। ठीक है ना। लेकिन
44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः यह अवधि 6 माह कर दी गई। क्या कर दी गई है ये पुनः 6 माह। तो इसका मतलब वर्तमान में एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? 6 माह के लिए। ठीक है, अब आगे देखें। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। देखो उसमें अधिकतम नहीं थी, हमने राष्ट्रपति शासन की बात की तो उसकी अवधि क्या है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमने बात की थी किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी अवधि कर दी गई है 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक। अब इसमें देखो समस्या क्या है या जानकारी क्या ध्यान रखनी है आपको? इसके लिए प्रति 6 माह में अनुमोदन किया जाएगा। संसद द्वारा। अनुमोदन आवश्यक होगा। यानी 3 वर्ष लगाई जा सकती है। इसके लिए प्रत्येक 6 माह में क्या किया जाएगा? इसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ये ध्यान रख लें आप। इसके लिए संसद में साधारण बहुमत पर्याप्त होगा। यानी संसद के साधारण बहुमत के आधार पर क्या लागू हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। अब इससे संबंधित एक बात देखें आप, एक और सीधी सी बात है उसी की तरह। यदि छह माह के उपरांत अगले 6 माह हेतु स्वीकृति देने से पूर्व लोकसभा विघटित हो तो 30 दिन प्रथम बैठक के बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। स्वीकृति आवश्यक होगी, ये का यही प्रोसीजर है। यानी पहली बार जब लगाएंगे तब भी, और पहली बार के बाद जब दोबारा आगे 6 माह का एक्सटेंशन आप देंगे तब भी क्या व्यवस्था करनी होगी? आपको लोकसभा के द्वारा स्वीकृति देना आवश्यक होगा, आवश्यक होगी यदि राज्यसभा ने पूर्व स्वीकृति दे रखी है। यदि राज्यसभा ने पूर्व स्वीकृति दी है। आगे चलते हैं अब। ध्यान करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल के समय पढ़ा था उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
अब कितने साल हो गए? 6 माह तो ये और 6 माह ये, यानी 1 साल तक तो रह गया। अब आगे देखें आप इसको, यदि 1 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है तो 2 कंडीशन है इसकी। हमने एक बात तो कहा कि यहाँ 3 वर्ष लगाया सर, कैसे लगाया जाएगा? 6 माह का लगेगा। 6 माह का लगेगा तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या दी जाएगी? स्वीकृति दी जाएगी। लेकिन 1 साल से ऊपर जब जा रहे हैं, 6 साल की ओर बढ़ेंगे, तब 2 आधार है। एक तो निर्वाचन आयोग कह दे कि चुनाव करवाया जाना आवश्यक नहीं है, निर्वाचन आयोग घोषणा करे। यहाँ से चल रहे हैं अब हम, यहाँ चले फिर यहाँ चले, ठीक है। दोनों में हमको ध्यान रखना है कि किस तरह का अंतर आने वाला है। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या घोषणा करे? कि संबंधित राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। संबंधित राज्य में या राज्यों में भी हो सकता है, चुनाव नहीं हो सकते, नहीं कराए जा सकते। पहला कारण तो ये रह गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखें, यदि उस राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वहाँ क्या नहीं हो सकते हैं? राष्ट्रपति शासन क्या किया जाएगा? 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ये ध्यान रखें आप। यानी बिना अनुमोदन के वहाँ भी कितने टाइम तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 2 माह के लिए। और यदि उस 2 माह के अंदर लोकसभा का विघटन हो जाए तो फिर नई लोकसभा के गठन से 1 महीने के भीतर वो काम होना चाहिए, अगर राज्यसभा ने अनुमति दे दी है तो। और ये कब बदला था, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये 2 आधार ध्यान रखें। 1 वर्ष से आगे जाना है, अब 1 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष से ऊपर जाएंगे तो फिर 1.5 साल के लिए लग जाएगा, फिर 1.5 साल के बाद फिर अनुमोदन कराना होगा, फिर अनुमोदन, फिर 3 साल होते हैं फिर। लेकिन एक ध्यान रखें कि पंजाब, एक अपवाद है इसमें, पंजाब राज्य में